आज तारीख 16 फरवरी 2026। संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी को खत्म हो चुका है। सन्नाटा है, लेकिन ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। ये वो शांति है जो बताती है कि समंदर के भीतर कोई बहुत बड़ी उथल पुथल मच चुकी है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो अभी लिखे भी नहीं गए, लेकिन जिनकी स्याही तैयार हो चुकी है। 13 फरवरी को जब सदन स्थगित हुआ तो अपने पीछे क्या छोड़ गया? संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के काले पन्ने। जी हां, मैं इसे काला अध्याय कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की तानाशाही हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, उसने संसद की गरिमा को तार तार कर दिया है। लेकिन असली खबर यह नहीं है कि क्या हुआ। असली खबर यह है कि 9 मार्च को क्या होने वाला है। क्या 9 मार्च की तारीख भारतीय राजनीति में सबसे बड़े उलटफेर का गवाह बनेगी? क्या ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की विदाई तय हो चुकी है? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। इस स्पेशल खबर में हम आपको बताएंगे जो गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है। हम उस नंबर गेम का विश्लेषण करेंगे जो मोदी सरकार की नींद उड़ाए हुए है। सबसे पहले बात करते हैं उस अहंकार की जो संसद की दीवारों से रिस रहा है। बजट सत्र का पूर्वार्ध, इसे याद रखा जाएगा बिलो द बेल्ट हमलों के लिए। सदन के भीतर जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई, जिस तरह निशिकांत दुबे जैसे सांसदों ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए गाली गलौज की और विपक्ष के नेता एलओपी के साथ बदतमीजी की, वो शर्मनाक है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था आसन का रवैया। स्पीकर ओम बिरला और उनकी जगह बैठने वाले पीठासीन अधिकारियों का रोल। एक रेफरी अगर खुद खिलाड़ी बनकर विरोधी टीम को हराने में लग जाए तो खेल क्या होगा? ठीक यही हुआ है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये उनका धर्म है। लेकिन होता क्या है, उनके भाषण के उन तमाम हिस्सों को रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाता है जिनमें उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाई थी। आलोचना को मिटा दिया गया, सच पर कैंची चला दी गई। उन्होंने कहा, मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा, लेकिन मेरे भाषण का वो हर हिस्सा जो मोदी सरकार की पोल खोलता था उसे हटा दिया गया। आप इसे बहाल कीजिए, वरना मैं स्पंज किए गए भाषण को पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दूंगा, देश की जनता के सामने रख दूंगा। और इस शेयर का जवाब क्या था? क्या उन्होंने गलती मानी? नहीं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे साहब, सवाल ये नहीं है कि वो कैसे बोल सकते हैं, सवाल ये है कि एक सीनियर लीडर का भाषण एक्सपंज कैसे हो गया? क्या उन्होंने गाली दी थी? नहीं, उन्होंने बस आईना दिखाया था और आईना आपको पसंद नहीं आया। अब आते हैं उस तारीख पर जो मोदी सरकार के लिए डूम्सडे साबित हो सकती है। 9 मार्च, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। और विपक्ष की तैयारी इस बार सिर्फ नारे लगाने की नहीं है, इस बार तैयारी है सर्जिकल स्ट्राइक की। और स्ट्राइक 2 मोर्चों पर एक साथ होने वाली है। ओम बिरला खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग। यह भारतीय संसदीय इतिहास में शायद 12 साल में पहली बार होगा जब एक ही सत्र में अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। इंडिया ब्लॉक के पास करीब 250 सांसद तैयार खड़े हैं और मोदी खेमे के पास कहने को तो नंबर गेम में वो अपर हैंड पर है, लेकिन ये अपर हैंड सिर्फ 2 बैसाखियों पर टिका है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। सोचिए, 272 का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए मोदी सरकार को इन 2 नेताओं की हर बात माननी पड़ रही है। जब जब सरकार पर संकट आता है, नायडू साहब की किस्मत खुल जाती है। वो अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर पहुंच जाते हैं, मेरा ये फंड रिलीज करो, मेरी वो शर्त मानो, तब मैं सरकार बचाऊंगा। और नीतीश कुमार, वो तो अब बीजेपी के बंधुआ मजदूर की तरह हो गए हैं जिनके पास अपनी कोई आवाज नहीं बची। लेकिन क्या 9 मार्च को ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? सवाल इसलिए है क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राहुल गांधी ने सबसे पहले इनका भंडाफोड़ किया था। आज पूरा विपक्ष टीएमसी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक सुर में कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा।
क्यों? क्योंकि आरोप गंभीर हैं। आरोप है वोटर लिस्ट में हेराफेरी का। आरोप है कि एक खास वर्ग के मतदाताओं को विपक्षी वोटर्स को चुन चुन कर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर हैं। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी इस महाभियोग की अगुवाई करने के लिए तैयार है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे मुख्य धारा की मीडिया ने दबा दिया, 9 मार्च से शुरू होने वाले सत्र में इंडिया ब्लॉक महाभियोग का नोटिस लाने जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विपक्षी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर रही है। ये लोकतंत्र को मारने की साजिश है और यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग को लेकर विपक्ष में एक अभूतपूर्व एकता है। अगर स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो समझ लीजिए सरकार ने अपना बहुमत खो दिया। ये लड़ाई सिर्फ एक अधिकारी या एक स्पीकर की नहीं है, ये लड़ाई सरकार के अस्तित्व की है। अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि हम धीरे धीरे चाइना मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, या उससे भी बदतर उत्तर कोरिया की तरफ? मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन संकेत देखिए। चीन में एक पार्टी है, एक नेता है, लेकिन वहां भी कम से कम वो नौटंकी नहीं होती जो उत्तर कोरिया में होती है। किम जोंग उन आता है तो लोग पागलों की तरह तालियां बजाते हैं, रोने का नाटक करते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री संसद में आते हैं और पूरा सत्ता पक्ष मोदी मोदी के नारे लगाता है, जैसे किसी तानाशाह की एंट्री हुई हो। संसद में तर्क नहीं, चाटुकारिता का नंगा नाच हो रहा है। सरकार सवालों के जवाब नहीं देती। आप पूछिए अडानी और फाइल्स पर, वो जवाब देंगे राहुल गांधी की टी शर्ट पर। आप पूछिए नरवणे के खिताब के बारे में, जिसे पब्लिश होने से रोक दिया गया, उस पर चुप्पी साध लेंगे। अरे उस किताब में ऐसा क्या है जो सरकार कांप रही है? अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, यूजीसी का बवाल, किसानों का आंदोलन, लेबर रिफॉर्म्स के खिलाफ गुस्सा, ये सब अलग अलग नहीं है, एक कम्युलेटिव इफेक्ट है। घड़ा भर चुका है और अब छलकने वाला है। सरकार की साख सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी गिर रही है। अभी हाल ही में दुबई की एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड, जो बंदरगाहों का काम देखती है, उसके सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलाइम का इस्तीफा हुआ। क्यों? क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स के साथ जुड़ गया था। सोचिए, दुबई जैसे देश में जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां भी जवाबदेही तय हो रही है। एक आरोप लगते ही सीईओ का इस्तीफा हो जाना, और हमारे यहाँ मंत्री कहते हैं मेरी और साहब की टेलीपैथी है। हमारे यहाँ आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाता है, उसके माँ बाप को उठा लिया जाता है, लेकिन जो असली गुनाहगार सत्ता की गोद में बैठे हैं उन पर आंच भी नहीं आती। आज 16 फरवरी 2026 को जब हम संसद के इस महासंग्राम की तरफ देख रहे हैं, तो हमें यह भी याद रखना होगा कि सरकार जवाबदेही से कितना भागती है। 9 मार्च को जब संसद दोबारा बैठेगी तो लड़ाई सिर्फ एक बिल या कुर्सी की नहीं होगी, लड़ाई होगी इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। नंबर गेम में मोदी सरकार भले ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के कंधों पर सुरक्षित दिख रही हो, लेकिन नैतिकता के मोर्चे पर यह सरकार बहुत पहले गिर चुकी है। विपक्ष के 250 सांसद तैयार हैं, जनता सड़कों पर सवाल पूछ रही है, और हम यहां बैठकर आपको वो सच दिखाते रहेंगे जिसे ब्लैकआउट करने की कोशिश की जा रही है। 9 मार्च का इंतजार कीजिए। किरेन रिजिजू पहले ही धमकी दे चुके हैं। 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष कोई हल्ला न करे। अब देखने वाली बात होगी कि शायद अच्छे दिन देश के लिए तो नहीं आए, लेकिन किसी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। आपका इस पे क्या कहना है? कमेंट खुला हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।